हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो आज हम कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सभी तरह के कंटेंट से होंगे। तो उसमें आपको हर तरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपके रीजनिंग में, सब चैप्टर्स से, यानी कि आपको एक कंप्लीट पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें गलत संख्या देखनी है, यानी कि एक सीरीज दी है, इसमें एक गलत नंबर है वो देखना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 6 से 14 कैसे आया। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 का अगर हम डबल करें तो कितना होगा, 12। उसमें 2 ऐड करते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 14। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम करें 14 इंटू, अब यहाँ पर 14 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, कितना होगा फ्रेंड्स, 14 इंटू 2 28। और 28 में अगर हम +3 कर देते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 31। देखिए 31 गिवन है। ठीक है, उसी हिसाब से 31 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो कितना निकल कर आएगा, 62। और अगर इसमें देखिए 2 हमने ऐड किया, उसके बाद हमने 3 ऐड किया, अब हम कितना 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 66। लेकिन यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो है हमारा 64, यानी कि ये हमारा गलत है, 66 आना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये वाली जो हम ट्रिक लगा रहे हैं ये हमारी ठीक है या नहीं, तो आप ऐसा करिए, इस 66 में अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, कितना हो जाएगा 12, 132 प्लस, अब यहाँ पर आपने 4 ऐड किया था, इसमें आप 5 ऐड करके देखिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 137। यस, अगेन 137 हमें यहाँ पे गिवन है। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये ट्रिक हमारी सही है और 64 जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, इसका जो कॉन्सेप्ट है, और आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने क्या कहा, इस आदमी ने, जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, वह मेरे पिता की, मेरे पिता, उसके पिता उसके कौन हो गए, फादर की पत्नी, यानी कि उसकी मदर हो गई, पत्नी के पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र, उसका सन हो गया, कि पुत्री है। ठीक है, यानी कि उसकी क्या हो गई, डॉटर। ठीक है, उसकी डॉटर हो गई। तो इस हिसाब से वो लड़की उसकी क्या हुई, तो इस हिसाब से इकलौते पुत्र बोल रहा है, तो यानी कि वो उसकी पुत्री हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है मेरे पिता के पत्नी, यानी कि उसके माता पिता हो गए, क्योंकि वो बोल रहा है इकलौते पुत्र, तो वही उसके माता पिता है, की पुत्री है, तो यानी कि वो उसकी पुत्री हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे पुत्री राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश जो है, कौशल यहाँ लिखिए, सुरेश किससे छोटा है, कौशल से, यानी कि कौशल बड़ा है, किंतु रमेश से लंबा है। तो अब रमेश से लंबा है तो रमेश, और यहाँ आ गया, सॉरी आर, रमेश यहाँ आ गया। मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर सबसे लंबा है तो मधुर को सबसे आगे रखेंगे, यानी कि अभी तो हमारे पास ये कौशल था, यही लंबा था, तो इससे आगे हमने क्या रख दिया, मधुर को रख दिया। ठीक है, अमित कौशल से छोटा है, अमित जो है अब वो कौशल से छोटा है। ठीक है, लेकिन सुरेश से बड़ा है, ये हमारा सुरेश है, ये कौशल है, तो यानी कि बीच में हमने यहाँ पे कौन रख दिया, अमित। ठीक है, यानी कि अमित कौशल से छोटा है और सुरेश से बड़ा है। अब ये बोला, यदि वे अपने लंबाई के कद के अनुसार खड़ा किया जाए तो सबसे छोटा कौन है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, रमेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रमेश हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आंसर में। नेक्स्ट आते हैं, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि हिस्टोरिकल। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर
ई एस दिया हुआ है, ई एस हमारा हिस्टोरिकल में नहीं है गिवन, ठीक है। सी बी एच ई एस हम, हाँ यस हमारा गिवन नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें चैरियट की, तो फ्रेंड्स चैरियट हमारा यहाँ पे बन सकता है, चार्ट भी बन सकता है, चाउस भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स जो नहीं बन सकता वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें ई एस दिया हुआ है हिस्टोरिकल में, ई एस हमारा कहीं भी, सॉरी ई हमारा कहीं भी गिवन नहीं है, एस तो है, ई हमारा गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक निर्धारित अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों से सही क्रम को फिर हमें विकल्प में दर्शाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अगर सही तरह से देखें, दिया हुआ है हमें LRTOAI। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, TAILOR, यस टेलर, टी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, यस हमारा ये टेलर बनकर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, टेलर के लिए टी के नीचे क्या दिया हुआ है 3, ए के नीचे क्या दिया हुआ है 5, आई के नीचे 6, एल के नीचे 1, ओ के नीचे 4 एंड आर के नीचे 2। तो देखिए फ्रेंड्स 3, 5, 6, 1, 4, 2, यस ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको पहले से अरेंज करना है एक स्पेलिंग में, यानी कि एक अर्थपूर्ण स्पेलिंग होनी चाहिए, फिर उसके नीचे जो नंबर्स हैं उनको वहां पे आपको प्लेस करना है और फिर यहाँ पे दिखाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि फायरवुड को एक कूट भाषा में एरिफ डुफ लिखा जाए तो उस कूट भाषा में फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो फायरवुड देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। FIREWOOD, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई, यानी कि 4th नंबर फर्स्ट पर आया, आर सेकंड, IF, यानी कि इन स्पेलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 4 नंबर में, और फिर उसको उनका क्रॉस से यहाँ पर मिस प्लेस किया गया है। डी लास्ट है तो पहले रख दिया ओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें फ्रैक्शन FRACTION, इसको भी डिवाइड कर दो 4 नंबर में, तो पहले क्या आएगा C, लास्ट में जाएगा F, फिर आएगा A, फिर आएगा R, CARF, ठीक है। और इधर लिखिए F के बाद NOCARF, फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए आई गिवन नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा सी सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था NOIT, आई यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस गलत हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता, होना चाहिए हमारा सी, लेकिन यहाँ पे आई गिवन नहीं है। तो आप अगर सी पे टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वही गलत है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, तो आप इसको आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि रैकेट को एक कूट भाषा में 8 1 3 5 2 4 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, रेट को यहाँ पे इन्होंने 8 1 लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे भी लगाएं, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, सी हमारा यहाँ पर आता है 3 नंबर पर, लेकिन आर तो फ्रेंड्स 8 नंबर पर नहीं आता है, तो ये वाली ट्रिक हम नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट जो नंबर गिवन है उसी में देख लेते हैं। तो देखिए टी पर क्या दिया हुआ है 4, तो हमने 4 ले लिया। आर पर क्या दिया हुआ है, आर पर दिया हुआ है 8, हमने 8 ले लिया। ए पर क्या दिया हुआ है 1,
सी पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो हमने 3 ले लिया। के पर क्या दिया हुआ है, के पर दिया हुआ है इन्होंने 5, तो हमने 5 ले लिया। तो देखिए 48135 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 41835। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी 48135 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 48135, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर, बी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 6 9 है। ठीक है, 4 6 और 9, तो देखिए फ्रेंड्स 4 और 6 का यहाँ पे प्लेस बदला गया है, 9 एज इट इज है। उसी तरह से 7 3 2 में 7 और 3 का प्लेस बदला गया है, 2 एज इट इज है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये होना चाहिए 984। ठीक है, 984 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है 984। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा इस चिन्ह को प्रस्तावित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो हम 5 किस तरह से ला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 15 इंटू 3 माइनस 5। 15 इंटू 3 माइनस 5 कितना होता है, दी गई समीकरणों को संतुलित करने और उनको प्रस्थापित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो 15 इंटू 3 माइनस 5 करके हम यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू 20 माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा हमारा 18, और 15 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, सॉरी वो ये 40 आएगा, सॉरी ये 40 आएगा, और 45 है ये, उसमें 5 का माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 14, तो 14 इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगेन हम इसको फिर से कर लेते हैं सॉल्व। 15 इंटू 3 कितना होगा, 15 इंटू 3 यहाँ पर हमारा 45, और अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे 5 तो कितना आ गया 40। सेम उसी तरह से 20 इंटू 20 कितना हो गया, 20 इंटू 2 40। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास टाइम हो तभी करिएगा, पहले अपना और जो इजी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रेशर की वजह से हाँ हम लोग वो सारी चीजें ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ना हो कि आप इसी क्वेश्चन में लगे रहें और आपका टाइम निकल जाए और जो इजी क्वेश्चन है आप वो भी ना कर पाए। नेक्स्ट है, इसमें से हमें नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए हुए गए समीकरण को सही उत्तर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर हमें साइन चेंज करने हैं। 24 में अगर फ्रेंड्स डिवाइड करें हम 6 का तो कितना होगा 4 आएगा। 4 में अगर हम 3 का प्लस करें तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर हम इसको एक मिनट हम फिर से करते हैं। 24 में डिवाइड करेंगे अगर हम 6 का और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर अगेन हम उसमें प्लस करें 3 का और माइनस करें 1 तो आएगा 14। यस, ये सही है बिल्कुल हमारा। देखिए ये जो साइन है डिवाइड और प्लस का, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी किसी साइन को चेंज नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है तो हमें इसको डिवाइड करना है, तो 24 को डिवाइड करेंगे अगर हम 6 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है
24, तो 4 इंटू 3 आ गया, कितना हो गया 12। ठीक है जी, 12 निकल कर आ गया। अब 12 में ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो 12 में प्लस हमने किए 3, कितना हो गया 15। 15 में 1 है तो उसमें माइनस करेंगे 1, तो कितना हो गया 14। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 8, 72, 9। देखिए फ्रेंड्स, इजीली दिख रहा है। 8 में अगर 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 72। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना निकल कर आएगा, या फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 66 निकल कर आया। तो उसी हिसाब से अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो हमारे कितना निकल कर आएगा 54। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी हमारा 54 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हमने इजिली देखकर पता कर लिया। कुछ क्वेश्चंस हम इजिली देख के पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको क्यूब, स्क्वायर, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आपको टेबल आने चाहिए जो कि कॉमन है, आप सबको, आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको अब तक आ गए होंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो कितना होगा 12। 12 में अगर इस 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसी हिसाब से अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 3 को कितना होगा 21। इसमें 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 25। उसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हमें 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 6 ऐड करें तो हमारा निकल कर आएगा 42। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 42 में आप माइनस कर लीजिए 6 तो आपका कितना निकल कर आएगा 36। और 9 के टेबल में 36 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, यानी कि आप जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो आपका आएगा 36, और इस 36 में इस 6 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 42। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर 4। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा 4 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि एक्स है हमारा, ठीक है, वो दक्षिण चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। ठीक है, तो वो यहाँ पर है। ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो यानी कि वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम ना होके पश्चिम दिशा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ये पूछा है किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की तरफ है। अगर ये होता तब भी हम एक बार को मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिशा पूछा जा रहा है तो वो दिशा में जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। कल्पना ने बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तथा 8 फीट की दूरी तय की। यह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कल्पना ने पहले बिंदु बी पर चली। ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया बी। बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की, यानी कि ये 8 फीट हो गई, ये बिंदु सी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है वो बाईं ओर मुड़ी और कितना 5 फीट चली। ठीक है, ये 5 फीट हो गया। फिर वह दोबारा से कहाँ मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, यानी कि ये हो गया उसका 7 फीट। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली, अंत में वह कितनी दाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स देखें ये 7 है और ये दूरी कितनी थी 8, तो ये 1 फीट का अंतर हो गया। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें 1 फीट दिया हुआ है, ये हमारा 1 फीट हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में 1 फीट गिवन है, तो आंसर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से, राम की गाय दूध देती है, ये किस तरह का वाक्य है। तो ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, वाक्य में उच्चिन्न विराम चिन्ह लगाएं। MA B.Ed, MA B.Ed,
MA BEd या MA। अब देखिए इसमें से जो ऑप्शंस करेक्ट है डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी MA BEd, यानी कि सब में ये साइन लगेगा। नेक्स्ट है घनिष्ठता मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांत काटी रोटी। नेक्स्ट है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है शाक्त। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए आदि प्रवर्तक। नेक्स्ट है मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो बी राइट आंसर होगा आंख का अंधा गांठ का पूरा। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे ये है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर है बी भगवती चरण वर्मा। राधा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है ब्रजरानी। नेक्स्ट है निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर हंस बोलकर जीना। ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सी राइट आंसर है निष्कर्षता। भारत के सम भारत है मैं कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है बी अन्वय। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। ऑप्शन की बात करें तो ए राइट आंसर है आह्लाद। अब यहाँ पे हमें संधि का नाम बताना है। दयानंद में किस तरह की संधि है? बी राइट आंसर है दीर्घ संधि। कपीश में कौन सी संधि है? अगेन राइट आंसर है बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पटपति मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है ए उपमा अलंकार। नेक्स्ट है तूती बोलने का सही अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है ए रौब होना। नेक्स्ट है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ऑप्शन सी राइट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है अंटी मारने का क्या अर्थ होता है? तो अंटी मारने का मतलब यहाँ पर होता है कम तोलना। नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बादल राग किसकी लंबी कविता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है निराला की। नेक्स्ट है सिस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी असिस्ट। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? राइट आंसर है बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की। 99 के फेर में पढ़ने का क्या मतलब होता है? राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है? तो विद्या प्लस अर्थी की बात करें तो ये संधि विच्छेद है विद्यार्थी की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उदात्त का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी उत्थान। नेक्स्ट है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पे बात करें तो होगा सत्य प्लस जन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? राइट आंसर है बी कर्मधारय। नेक्स्ट है वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? अगेन ए राइट आंसर है उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है घर। नेक्स्ट है विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? अब इसमें से हमें बताना है। ए है परिणय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रस और भाव का चयन करना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगेन मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर है डी वीर के। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका राइट आंसर है सी अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर है वत्सल।
नेक्स्ट है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का यहाँ पे सही अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, आग में कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रहीम। निम्न में से कौन सा एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे रूपक छंद का उदाहरण नहीं है, रूपक होता है अलंकार। दोहा, सोरठा, वर्वे ये सारे छंद के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हमें अलंकार बताने हैं, तो देखिए उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये है प्रतीत, यानी कि वो तपस्वी देवदार की तरह, देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी तरह प्रतीत हो रहे थे, तो यहाँ पे प्रतीत अलंकार है। नेक्स्ट है कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार है। इसमें उपमा दी गई है एक दूसरे को। नेक्स्ट है तुम इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा, सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए पारिश्रमिक यहाँ पे एक अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें यहाँ सही बताना है कि सही किसी तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए डी राइट आंसर है पारिश्रमिक। तृप्त स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए, प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि है वात्सल्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से भेद नहीं है? तो देखिए रचना की दृष्टि से बात करें तो विदेशज यहाँ पे भेद नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या क्या होती है? मैं आपको करा चुकी हूँ, प्लीज 20 डे सीरीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप गूगल पे अगर 20 डे सीरीज डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो प्लीज एक बार जाके आप गो थ्रू कर लीजिए 88 जो आपको मेरी सारी वीडियो मिलती हैं, उसमें यहाँ पर एक नंबर लिखे होते हैं। तो आप जब 88 नंबर की वीडियोस से पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको 20 डे सीरीज मिल जाएंगी। प्लीज मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। राइट आंसर है दो, अयोगवाह दो होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है। ठीक है, इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा और मेरे लिए भी। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में है तत्पुरुष समास। सागपात में कौन सा समास है? तो देखिए सागपात की बात की जा रही है जहां किसी भी शब्द के बीच में इस तरह का चिन्ह आए या फिर जहां पे और का वर्ड आए, साग और पात। ठीक है, मीनिंग जब आप संधि विग्रह करें या फिर उसका अर्थ निकालें तो और वर्ड आए या वर्ड आए, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे द्वंद्व समास होता है। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, दा एंड दा दोनों क्या है? प्रमुख है, मेन है। सेम उसी तरह से इन दोनों का जो स्थान होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इस तरह का शाइन होता है, और अगर इसको आप अर्थ निकालेंगे तो और या आ निकल कर आता है जब आप इन हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं। नेक्स्ट है वनवास। वनवास में आप कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है गजानन किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। बहुत ही इजी है, आप इजीली बता सकते हैं ए, गणेश। नेक्स्ट है अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उर्धि नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रंग है? कौन सा रस है? तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार की बात की गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, घनश्याम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कर्मधारय समास। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, और 20 डे सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें हमारे कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, कुछ जीके के होंगे, कुछ आपके पॉलिटी से होंगे, कुछ आपके साइंस से रिलेटेड होंगे। तो आपका ये मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे जिसके बेसिस पर आपको अपनी जो प्रैक्टिस है या फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो चेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं या फिर कोई विकल्प नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो आवेश रहित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। इसमें किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कणों से एक न्यूट्रॉन उदासीन बनता है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन पर एक धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं धनावेश किस पर होता है? धनावेश होता है हमारा प्रोटॉन पर और ऋणावेश होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर, जबकि न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह ROR है। तो अब इसमें ये ऑप्शंस है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताने हैं ये कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो हैं वो हमारे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कि यहाँ पे जो हमारा 1 एंड 2 दे रखा है यही करेक्ट है, ये जो 3rd है ये हमारा करेक्ट नहीं है ऑप्शन। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि फ्रेंड्स जो एस्टर का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो ROR नहीं होता। वो किस तरह का होता है? R और फिर हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, फिर C है, फिर उसके बाद R और OR। फ्रेंड्स मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये इसी तरह से मैंने देखा था और उसको समझा। तो ये यहाँ पर हमारा O होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद C हमारा निकल कर आता है, उसके बाद हमारे 2 बॉन्ड सिंगल बनते हैं, एक R में और एक OR में। तो ये इस तरह का होता है, ROR करके इस तरह का बॉन्ड हमारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मूलतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए हुए हैं। तो आपको बताना है जो 12 से 35 का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो उसमें कौन सा भाग में वो दिए हुए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, ये हमारे भाग 3 में दिए हुए हैं और ये हमारे विशिष्ट विधिक प्रावधान है हमारे, जिसमें हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक अंतर्गत इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसमें हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान का 22वां भाग है उसमें से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाए गए एकमात्र भाग कौन सा है? यानी कि पहले 22 भाग थे, उनमें से एक गठन के समय हटा दिया गया था। तो अब वो बताना है। ऑप्शंस हैं 5th, 6th, 7th या फिर 8th। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 7। यहाँ पर ये 7वां भाग है। फ्रेंड्स मैंने आपको 20 डे सीरीज की जो क्लास कराई थी उसमें सारे भाग बताए थे, तो आपको ये याद होगा कि मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th एंड 10th भाग बताया था, 7th नहीं बताया था। तो वो इसीलिए ही था क्योंकि वो हम यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। ये 7वां जो भाग था हमारा संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कौन सा संशोधन था, 1956 था और धारा कौन सी लग रही थी वहां पे? 29 लग रही थी, यानी 29। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी प्रकार के उत्तक से बने होते हैं। किसके? एपिथीलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एपिथीलियमी उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? अब हमें बताना है। पोषक के स्तर को उठाना, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना, वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना या फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छिन्न करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें
तो जो हमारे मूलतः संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर अगर हम आए राइट आंसर पे तो इसके अकॉर्डिंग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है वो है हमारे वैज्ञानिक मनोदशा को उत्पादित करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। जबकि पोषण के स्तर को उठाना इसका एक कार्य है, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना ये भी इसका एक कार्य है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को विच्छिन्न करना ये भी कार्य है। जबकि सी इसका तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या है 12, 9, 10 या 11। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं इनकी संख्या की बात करें तो वो यहाँ पे मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पर 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है सी वो राइट आंसर है। मूल कर्तव्य हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा 10वां जो मूल कर्तव्य था वो क्या था? तो फ्रेंड 10वां जो मूल कर्तव्य था वो था हमारा 86वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कि हर बच्चा पढ़े, और ये पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके पेरेंट्स की होगी कि हर बच्चा बेसिक एजुकेशन है वो ग्रहण करे। ठीक है, नेक्स्ट है 78। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य या एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी धनराशि विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकती है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें अपने संसदात्मक कार्य के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि विकासात्मक कार्य में वो कितना खर्च कर सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख या फिर 20 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 करोड़ उसको आवंटित किए जाते हैं कि वो इस राशि को अपने विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, महान्यायाभिकर्ता, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रण अभिकर्ता या फिर महाधिवक्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वो हमारा लोकसभा से भी होता है, राज्यसभा में भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत में किस संसदात्मक समिति की अध्यक्षता विरोधी दल का एक सदस्य कर सकता है? सरकार के आश्वासनों पर समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति या फिर सरकारी लेखा समिति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सरकारी लेखा समिति। यानी कि फ्रेंड्स भारत में जो भी हमारी संसदात्मक समिति की अध्यक्षता होती है विरोधी दल के सदस्य जो करते हैं उसको सरकारी लेखा समिति कहा जाता है। यानी कि इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सरकारी लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें सरकारी लेखा समिति का अध्यक्ष जो उस टाइम पार्टी होगी उसका विरोधी दल का सदस्य सरकारी लेखा समिति का मेंबर बनता है। तो इसको इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह से इस क्वेश्चंस को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? भारत के महान्यायाधिकर्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैर सदस्य का जो संसद में अभिभाषण होता है वो अधिकार होता है भारत के महान्यायवादी का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन किसी विशेष बिल, वित्तीय बिल या नहीं का निर्धारण करता है? यानी कि कोई भी बिल विशेष बिल है, वित्तीय बिल है, इसका निर्धारण कौन करता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये हर एग्जाम का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दें, अगर उसमें जीके का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उनका फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र के वित्त मंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है कि वो बताए कि कौन सा बिल वित्तीय बिल है या नहीं। इसका निर्धारण कौन करेगा? सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अध्यक्ष
लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है? जब भी वह चाहता है, जब भी सदन मांग करता है, वोटों की समानता की घटना में, या फिर तब तक ही जब तक उसका दल चाहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा वोटों की समानता की घटना में वो अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, दोनों सदनों के बीच जो भी गतिरोध के मामले होंगे उनकी सदस्यता की अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा की आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्यसभा की आयु पूछी जा रही है, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में कितने टाइम पीरियड तक रहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर स्थायी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, स्थायी होते हैं। इनके मेंबर्स की कोई आयु नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हर 2 साल बाद वो लोग क्या होते हैं, वो उनका वो हटते रहते हैं, लेकिन उनका जो, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड नहीं होता, ये परमानेंट हमारा होता है हाउस। परमानेंट हाउस भी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये स्थायी होती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी आयु कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य, प्रत्यक्ष रूप में जनता से, या फिर लोकसभा के बहुसंख्यक दल के सदस्यों से। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन सर्वाधिक की अवधि के लिए किया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन कितनी अवधि तक कर सकता है? 4 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक, या फिर 1 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स 6 महीने उसको दिए जाते हैं, वो सिर्फ 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यपालन कर सकता है, 6 महीने की अवधि तक। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए तुरंत, 1 महीने में, 6 महीने में, या फिर 1 वर्ष के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीनों के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए अगर राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो या फिर उनका स्थान रिक्त हो तो। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको 20 डे सीरीज में कराया था। तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आपने मेरी सारी 20 डे सीरीज देखी है तो आपको पता चल रहा होगा कि 20 डे सीरीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 20 डे सीरीज में मैंने वो सभी टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो एक बार प्लीज जाकर अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि 20 डे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके ये सारे क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे, आप इजीली उनको कर पाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, वहां पे आपातकाल को भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कितने तरह के आपातकाल है, इनका टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल कब होता है, पहला आपातकाल कब हुआ था, सबसे लंबा आपातकाल कब हुआ था। तो ये सारे हमने वहां डिस्कस करे हैं, तो एक बार जाके प्लीज उनको जरूर देख लीजिए। यहाँ पर इनका राइट आंसर है सी, 3 तरह के हमारे देश में आपातकाल होते हैं। ठीक है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था? आर्किमिडीज, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोहर या फिर गैलीलियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दी थी, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे नापा जाता है? देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी मैंने अपने 20 डे सीरीज में ये सभी तरह की ये जितने भी यहाँ पर आपको पैमाने दिए हुए हैं ये सभी मैंने यहाँ पर साइंस की जो 20 डे सीरीज हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हर एक एक क्वेश्चन हमारे 20 डे सीरीज से फंस रहा है, तो आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है?
दूर दृष्टि, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गन्ने का रासायनिक नाम क्या है? लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, सुक्रोज। गन्ने का रासायनिक नाम होता है सुक्रोज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन, डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, डिस्टिलेशन से समुद्र से शुद्ध जल की इस क्रिया से हम प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? अगेन ये भी हमने 20 डे सीरीज में कवर किया है। देखिए आपने एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है जो कि हमारे 20 डे सीरीज से कवर हो गए। थायराइड में आयोडीन स्तर, रक्त में लौह का उत्पाद, रक्त में शक्कर की स्तर और रक्त में यूरिया का स्तर। तो फ्रेंड्स अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारा नियंत्रित करता है रक्त में शक्कर का स्तर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो जो हम लकड़ी जलाते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? नारियल, मूंगफली, मटर या फिर गेहूं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें खाने योग्य फल की तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा ए राइट आंसर है, ए। ठीक है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है रेगिस्तान के लिए क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रेगिस्तान में जो हमारे वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है जीरोफाइट्स। तो ऑप्शन भी राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, O2, N2 या फिर CO। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल, हरा, पीला या फिर नीला। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल, इथाइल एल्कोहल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना, CO2 का अवशोषण करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? पर्णाधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पिटिओल्स, पर्णदल, लैमिना या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्णदल, लैमिना। नेक्स्ट है ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, O2 तथा जल, CO2 तथा O2 या फिर इथाइल एल्कोहल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2 तथा जल। नेक्स्ट है
पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है कार्क, रंध्र, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वाष्पोत्सर्जन मापी जो यंत्र होता है वो हमारा पोटोमीटर होता है। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वृद्धि रोधक हार्मोन है एसिटिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन या फिर एबा बी दोनों। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एबा बी दोनों, यानी कि एसिटिक एसिड और एथिलीन दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन हैं। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किस कमी से कारण होता है? जस्ता की कमी से, लोहा, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। तो फ्रेंड्स जो हमारा धान में खैरा रोग होता है वो हमारा होता है जस्ता की कमी से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोज़ेक रोग किस पौधे में होता है? आलू, तंबाकू, पालक या फिर केला। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। नेक्स्ट है नींबू का साइट्रस क्रैकर रोग किससे होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर फफूंदी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। नेक्स्ट है बैकिटाप रोग किस पौधे से होता है? आम, आलू, केला या पपीता। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा केला। नेक्स्ट आते हैं, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के, विषाणु के, कवक के या फिर हरे शैवाल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है डी, हरे शैवाल के। नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? कवक है, जीवाणु है, विषाणु है या फिर प्रोटोजोआ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट आंसर है, कवक। फ्रेंड्स आई होप आपको सारी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर या फिर इमेगो। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, कैटरपिलर। नेक्स्ट है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? नारंगी से, अंगूर से, नारियल से या फिर सेब से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट आंसर है, सेब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, फाइटोफ्रेथिया इफेस्टेंस, क्लेविसेप्स परपुरिया या फिर कोलेटोट्रिकम फार्टेकम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलेटोट्रिकम फार्टेकम हमारा गन्ने में लाल सड़न रोग पैदा करता है। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस पौधे में होता है? मूंगफली, सोयाबीन, आलू या फिर गेहूं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है? गेहूं, आलू, सेब या फिर आम। तो फ्रेंड्स ये रोग संबंधित है हमारा आलू से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बीवर ने, रीटर ने, एजी टंसले ने या फिर केसी मेहता ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, एसी टंसले ने। नेक्स्ट है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर अपघटक। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी, जो कि है शाकाहारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पारितंत्र का आजीवीय घटक है? जीवाणु, क्लोरेला, जल या फिर मानव। तो फ्रेंड्स सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जल। नेक्स्ट आते हैं उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, अपशिष्टों को अपघटित करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो कहे जाते हैं?
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, हम कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, हरे पौधे। नेक्स्ट है, मुख्य वायु प्रदूषक है CO2, CO, N2 या फिर SO2? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे बी, CO हमारा वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? मीथेन, फ्रियोन, CFC या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CNG या फिर एवा सी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे डी, एवा सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और CNG हमारा जो होता है वो वायु प्रदूषण नहीं करती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, सौर। नेक्स्ट है, औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपतरण उपयोगी है? पार्थेनियम, जलकुंभी, हाथी घास या फिर एवा सी, दोनों? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, एवा सी, दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? प्लास्टिक, DDT, पारा या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, ये सभी। प्लास्टिक, DDT और पारा ये सारे ही हमारे जैव अक्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी, ओरोलॉजी, जियोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रियोलॉजी। नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा या फिर वृद्ध? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, वृद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? चेचक, TB, खसरा या फिर पोलियो? तो फ्रेंड्स एडवर्ड जेनर हमारे जुड़े हैं, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो एक चेचक से। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर आर्किमिडीज ने? तो फ्रेंड चेचक की खोज की, वो रेबीज की टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर या फिर जॉन सी साल्क ने? तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण की बात करें तो इसका राइट आंसर है ए, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 44, 46 या फिर 48? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 46। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। देखिए यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, अगर गुणसूत्रों के जोड़े पूछे जाएंगे तो 23 आएगा और संख्या है तो 46 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है? इसके ऑप्शंस नीचे हैं फ्रेंड्स, यकृत में, बढ़ियांत में, अग्नाशय में या फिर अमाशय में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमारा जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन है का संचय वो कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होता है हमारा यकृत में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? पोलियो, टिटनेस, कुष्ठ या फिर पायरिया? तो फ्रेंड्स ये है कुष्ठ का नाम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़ा, गिल्स, शल्क या फिर नासिका छिद्र? तो फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं ही आपको ये 3 से 4 बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। तो ये है इसका राइट आंसर बी, गिल्स। नेक्स्ट है,
ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? गुर्दे की खराबी, हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क की बीमारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, हृदय की कमजोरी। नेक्स्ट आते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप जिनसे इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय में, यकृत में, वृक्क में या फिर पित्ताशय में? तो फ्रेंड्स ये हमारा स्थित होता है अग्नाशय में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड देखते हैं, इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, अब हमें बताना है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा, ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। जब हम जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं, तो उसकी दशा में ये हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट, यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को, वो क्या रिजल्ट करता है, यानी कि उससे क्या डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इंक्रीज इन टोटल असेट्स, यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है टोटल असेट्स, इंक्रीज हो जाती है टोटल लायबिलिटीज या फिर रिडक्शन इन टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज तो कम होती हैं, साथ में हमारी एसेट्स भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश, और कैश कहाँ शो किया जाता है, ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में। तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कम हो रही है तो उसमें भी कमी आएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स को? ल्यूकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एस डब्ल्यू टेलर या फिर हेनरी फ्यूल? फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, जो कि हमारा ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली हमारा ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट है। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट होता है? पर्सनल है, एक्चुअल है, अनरियल है या फिर नन ऑफ द एप्रोप्रिएट, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट हमारा किसको बता रहा है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संस्था की में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्टेड, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है वो कब स्टार्ट की गई थी, यानी कहाँ? इंडिया में, इटली, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दीज? तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी हमारी इटली में। ठीक है, किसके द्वारा? ल्यूकस पैसियोली के द्वारा 1494 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, The property account is debited to the original price of the assets in the buyer's books and the total इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी धनराशि से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ पर ना स्पेस है, यानी कि ये फिलिंदा ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट हुआ है ओरिजिनल प्राइस से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी अकाउंट। अब ये बात की गई है बायर की बुक में, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस अकाउंट के थ्रू डेबिट किया जाएगा, आपको इस फिलिंदा ब्लैंक में फिल करना है। इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से, इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से, सेलर्स अकाउंट के नाम से या फिर ऑल अप्रोप्रिएट? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है हमारा इंटरेस्ट डाउट अकाउंट। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इजिली बता सकते हैं। देखिए डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, स्टॉक है, परचेज है। इनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारी परचेज। परचेज को हम मूवेबल नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक को हम मूव कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे मूव हो सकते हैं, डेटर्स भी मूव हो सकते। डेटर किस तरह से मूव होंगे, आप इन डेटर्स को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और पर्सन के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कोई और भी ले सकता है, उससे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मूवेबल हो सकते हैं, लेकिन परचेस मूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब इसमें से आपको बताना है क्या कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो नहीं है। अ पर्सन अर्न्स 500 प्रॉफिट्स बाय सेलिंग हिज ओल्ड टीवी, यानी कि एक पर्सन ने 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया अपनी पुरानी टीवी को बेचकर। एक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के एक्शंस या फिर क्रियाएं। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर, या फिर कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल। तो इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी नहीं है, जिसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं है क्या, ए, क्योंकि ये डेली बेसिस का काम नहीं है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में एक्शंस किए जाएंगे डेली बेसिस पर। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर डेली बेसिस पर हो रहा है। कुकिंग एंड सेलिंग इन होटल, ये भी डेली बेसिस पर हो रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब टीवी वो उसने एक दिन बेची है, वो डेली अपनी ओल्ड टीवी नहीं बेचेगा। अगर वो डेली यही काम करता है तो वो उसका बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, यानी कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। अब आपको बताना है किन किन कंडीशंस में। समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग, यानी कि कभी कभी ये सही होता है अकाउंटिंग के अंदर। समटाइम्स रॉन्ग इन अकाउंटिंग, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग, या फिर ट्रू अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये हम सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम ये बात करता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 2 ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी कि सभी डेबिट का क्रेडिट होगा और सभी क्रेडिट का डेबिट होगा। यानी कि कोई भी क्रेडिट या कोई भी डेबिट अकेले नहीं होगा, ये दोनों एंट्रियां साथ होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसलिए जो ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब इसमें से कौन सा ट्रेड डील नहीं है आपको वो बताना है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कॉमर्शियल एक्टिविटी का, ये उसी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, जैसे कि ये है 1 लाख वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस, हिज सन्स फीस टू 20,000 पेड फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज वर पेड 50,000, परचेज गुड वर्थ 75,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड डील की बात की जा रही है, बतानी है हमें किसमें नहीं है। तो देखिए उसने फर्नीचर खरीदा परचेस के लिए, फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, डेली बिजनेस एक्टिविटी की बात है यानी ट्रेड की। एम्प्लॉय को पेड कर रहा है, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। परचेस करा है उसने अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल 75,000 रुपए का, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। हमें यहाँ पे बताना है नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने बच्चे की फीस दी है अपने पर्सनल अकाउंट से, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू डेबिट ग्रांटिंग क्रेडिट। अब इसका जो लेखांकन का जो मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट लागू होता है वो कहाँ लागू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन रियल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, इन कैश अकाउंट। तो देखिए पाने वाला डेबिट और पैन सॉरी जो पाने वाला है डेबिट और देने वाला क्रेडिट है, वो अगर हम बात करें नियम की तो वो लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। ये रूल हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो प्लीज आप गोल्डन रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट है,
अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब आपको ट्रेड डील अगेन बतानी है। बॉट ₹10,000 फर्नीचर फॉर बिजनेस, एम्प्लॉय सैलरी 6,000 पेड, बॉयज फीस 5,000 पेड फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट एंड 2,000 पेड फॉर बॉयज फीस बाय ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कि ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 से। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पे की जा रही है फीस वो ट्रेड के द्वारा की जा रही है, और यहाँ पर जो पे की जा रही है वो पर्सनल यूज से की जा रही है। अब ट्रेड के द्वारा की जा रही है फीस, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो उसने बिजनेस पर्पस से बिजनेस का जो भी अमाउंट था वहां के थ्रू उसका पेमेंट किया है, जबकि दूसरे में उसने कहाँ से किया, अपने पर्सनल अकाउंट से। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा 3, और 3 जो है वो ट्रेड डील नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हमारे ऑप्शन ट्रेड डील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल अकाउंटिंग मीन्स। अब डबल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, टू अकाउंट्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस, या फिर राइट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्वाइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। मैंने अभी आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह ट्रांजेक्शन या फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पे टू साइड्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड। इसको 2 बार नहीं लिखा जाता, 2 बार अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस सीरीज के अंदर हम आपको चैप्टर बाय सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन करने में आसानी हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।